गुड मॉर्निंग। हम आज 10वीं सामाजिक ज्ञान में ज्योग्राफी का अगला लेसन पढ़ेंगे, अध्याय 9, जिसका नाम है भारतीय कृषि। इससे पूर्व हमने जल संसाधन को पढ़ लिया था। आज हम अगला लेसन न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय कृषि। अब हम सभी इस बात से परिचित हैं कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कहने का कारण, कहने का अर्थ यही था कि भारत में कुल जनसंख्या में अधिक से अधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भर रहना या कृषि कार्य को अपनाकर अपनी आजीविका को चलाना, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्योंकि इसके बारे में अलग अलग आंकड़े, अलग अलग तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे। पहले 100 में से 70% जनसंख्या कृषि कार्य करती थी, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की कुल जनसंख्या में 48.9% जनसंख्या, कुल जनसंख्या की 48.9 अर्थात 50% के लगभग जनसंख्या कृषि का कार्य करती है, अर्थात यह कृषि पर निर्भर है। इसको अगर हम हमारे देश की आय को देखें, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात संपूर्ण देश में जो उत्पादित माल है, उसमें अगर हम हमारी कृषि के उत्पादन को देखें या इसका सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान देखें, या प्रश्न आया कि भारत की कृषि के द्वारा भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, तो यहाँ ध्यान रखें कि इसको भी अगर हम उत्पाद 2012 और 13 का आंकड़ा दे रखा है हमारे सामने, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, और घरेलू का मतलब देश के लिए यहाँ पे उत्पाद का मतलब आप सभी जानते हो कि देश में सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से अगर देखें तो कृषि का जो योगदान है वह 13.7%, अर्थात 100% या 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए के उत्पाद में आप 13% या 13.7% उत्पाद किससे हो रहा है? कृषि द्वारा हो रहा है। चूंकि हम देखें कि भारत में परंपरागत कृषि हो रही थी, जो प्राचीन तरीके से की जो कृषि हो रही थी, उससे धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो उत्पाद है वो कम होने लगा। लोगों के उत्पादन कम होने से लोगों का जो कृषि के प्रति जो रुख था वह कम होने लगा। यहाँ पर लोगों को कृषि छोड़कर अन्य कार्यों में संलग्न होने लगे। तो इस प्रकार की कृषि की उदासीनता को दूर करने के लिए हमने देखा कि एक समय आया जब हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि कार्य में उत्पादन को वृद्धि करवाने तथा लोगों को अधिक से अधिक कृषि में अच्छी आय प्राप्त हो, इसके लिए एक कार्य हुआ था जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, अर्थात एक ऐसा परिवर्तन लाए। इस परिवर्तन हरित क्रांति का मतलब होता है कि इसमें जो हमारी जो तकनीकी आई, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो हमारी कृषि क्षेत्र में जो नई नई तकनीकें, जैसे उन्नत खाद है, उन्नत बीज है, नई नई तरीकों से फसलों को उत्पादित करने के तरीके हैं, और इसी के साथ आपने देखा होगा यांत्रिक कृषि के द्वारा जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, बड़े बड़े हार्वेस्टिंग आ गए, विभिन्न प्रकार के मशीन आ गए। तो इस प्रकार से कृषि के अंदर इस प्रकार के प्रयोग करके उसे हमने उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से इसका उपयोग किया, और इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। अर्थात यहाँ पर आप ध्यान रखें कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाए गए जो तरीके हैं, अपनाए गए जो उपाय हैं, उसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से परंपरागत कृषि और वर्तमान कृषि में बहुत सारे अंतर आ गए हैं। परंपरागत कृषि में सिर्फ कृषि का उद्देश्य आजीविका को चलाना था या खाद्यान्न प्राप्त करना था और अपने परिवार के भरण पोषण तक ही सीमित था, परंतु वर्तमान में हम देखते हैं जो कृषि है वह एक आय के स्रोत का, आय के साधन के रूप में खाद्यान्न की फसलों के अलावा भी अन्य प्रकार की फसलों को उत्पादित करके अधिक से अधिक धन कमाना कृषि का उद्देश्य हो गया है। और उसमें भी नवीनीकरण आना या तकनीकी को अपनाकर हमने देखा कि कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इस अध्याय के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि हम सबसे पहले तो भारत में कृषि के विविध रूप देखेंगे कि हमारी जो भारतीय कृषि है उसको हम अगर विविध रूपों में देखें तो हमारे पास 2 रूपों में देखने को मिलेगी
कि हमारी कृषि को हम विविध रूप यानी कृषि के प्रकार, तो हम भारत में कृषि के प्रकार को दो रूपों में देखेंगे। एक हमारा कृषि का प्रकार होगा ऋतु आधारित, या भारत में ऋतु पर आधारित कृषि होती है, और दूसरी हम देखेंगे इसके रूप, तो हम देखेंगे भारत में फसलों पर आधारित कृषि की जाती है। तो यहाँ पर कृषि के रूप देखने को मिलेगा, प्रकार देखने को मिले, तो ऋतु आधारित पर आएंगे। तो फिर हम ऋतु के आधार पर कृषि के प्रकार देखें, तो ऋतु के आधार पर हमें कृषि के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। इसमें अपन एक देखते हैं खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, और तीसरी होती है जायद की फसलें। अब इन तीनों के बारे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये हमारे सामने प्रश्न बनकर आता है कि ऋतु पर आधारित कृषि के प्रकार कौन से हैं। ये आया तो आपको 3 प्रकार लिखने हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। अब इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो अपन देखें कि खरीफ की फसल, इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना खरीफ की फसल, यह इसके अंदर क्या याद रखेंगे कि खरीफ की फसल यह जून और जुलाई में क्या की जाती है, बोई जाती है। अर्थात यह मानसून पर आधारित फसल है। इसके लिए सिंचाई के लिए जो व्यवस्था होती है वो मानसून की वर्षा यानी बारिश के समय जो पधल आता है उसी से ये फसलें पैदा होती है। कौन सी फसलें, खरीफ की फसलें। अर्थात इनके बोने का समय क्या हो जाएगा, जून और जुलाई, और जून जुलाई में बोई जाती है, तथा कब बोई काटी जाती है, आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। लगभग समय लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्तमान समय में अपन जो फसलों की कटाई कर रहे हैं वो कौन सी फसलों के अंतर्गत आएगी, खरीफ की फसलों के अंतर्गत। तो इनके दोनों का समय तो ध्यान रखें, बोने का समय जून जुलाई और काटने का समय सितंबर अक्टूबर नवंबर लिख सकते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से हम कौन सी फसलें देखेंगे, तो आपने देखा होगा मक्का, चावल, सोयाबीन, उड़द, तिल, इस प्रकार की जो मुख्य फसलें हैं वो इस समय पैदा होती है कि मक्का, चावल, उड़द, तिल, सोयाबीन, जो अभी आपने खेतों में चारों तरफ देखा है वो किसके उदाहरण है, खरीफ की फसलों के। तो खरीफ की फसलों के उदाहरण आप क्या आ जाएगा, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, तिल, और आपने देखा होगा कि उड़द, दलहन में अभी क्या देखते हैं अपन, दलहन फसल है उड़द का अभी यहाँ पर पैदा होती है। दूसरी फसल आएगी रबी की फसलें। अब रबी की फसलों की बुआई कब की जाएगी, तो अक्टूबर नवंबर में। अर्थात ये लिखेंगे इन फसलों की बुआई अक्टूबर या ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। दूसरी बात क्या रखेंगे कि रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ध्यान रखें इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर मुख्य फसल आएगी गेहूं, दूसरा क्या आएगा चना, तिल में क्या आएगा सरसों। तो आप देखा होगा गेहूं, चना, सरसों, इस प्रकार की फसलें जिन्हें हम कौन सी फसलें कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। तो तीसरी फसल के रूप में आप देखिए जायद की फसलें, या इसे ग्रीष्मकालीन या अल्पकालीन फसल भी कह सकते हैं, ग्रीष्मकालीन फसल। अब ये जो फसलें वो 1.5 माह अर्थात अप्रैल मई में बोई जाती है और जून में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। तो ध्यान रखिए यह मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। और इसके अंदर वही ग्रीष्मकाल के अंदर पैदा होने वाली फसलों में हरा चारा, तरबूज, खरबूज, इस प्रकार की जो है फसलें जिन्हें हम जायद की ऋतु में बोते हैं यानी ग्रीष्मकाल में बोते हैं। और आप देखते हैं कि इसमें हमें इस प्रकार की फसलें हमारे खेतों में विशेष प्रकार से हम देखते हैं कि जायद की फसलों में मूंग जो होता है उसको पैदा किया जाता है। गर्मी के दिनों में 1.5 महीनों में दलहन फसलों में मूंग को पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम जायद की फसलें कह सकते हैं। तो ऋतु पर आधारित हमारी 3 फसलें हुई, खरीफ की फसलें जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। मुख्य फसलें क्या होगी, मक्का, जो भी वर्तमान में देख रहे हो मक्का, सोयाबीन, उड़द, तिल, ये सब खरीफ की फसलें हो जाएंगी। दूसरी फसलें हो जाएंगी रबी की फसलें जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जिसमें आप देखेंगे गेहूं, चावल, सरसों, चना, इस प्रकार गेहूं, चना, सरसों,
इस प्रकार की फसलें इसमें बोई जाएगी। और तीसरी फसलें होंगी जायद की फसलें, जो ग्रीष्मकालीन फसलें होती है, अल्पकालीन होती है, डेढ़ माह में हो जाती है। इसमें खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, इस प्रकार के मूंग वगैरह ये आपको जायद की फसलों के अंदर पैदा होती है। आगे हम देखें कि फसलों का दूसरा जो रूप है, कृषि के विविध रूपों में दूसरा रूप देखें तो दूसरा रूप आता है, वह आता है फसलों पर आधारित, कि हमारी जो कृषि है वह दूसरे रूप में, एक तो ऋतु पर आधारित है, दूसरी हमारी जो कृषि है वह फसलों पर आधारित है। और फसलों पर आधारित कृषि को हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला जो फसलें होंगी वो होगी हमारी खाद्यान्न की फसलें। अब खाद्यान्न की फसलें अर्थात वे फसलें जिनका उपयोग हम खाद्य के लिए करते हैं या खाने के लिए करते हैं। तो जिसमें आपने देखा होगा गेहूं है, चावल है, मक्का है, इस प्रकार की जो मुख्य फसलें हैं इनका उपयोग हम खाद्यान्न की फसलों के रूप में करते हैं। दूसरी फसलें आएंगी जिस फसलों पर आधारित दूसरा रूप हम कृषि का देखेंगे, वो आएगी हमारी व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें। व्यावसायिक को औद्योगिक फसलें भी कहेंगे, इन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहेंगे और इन्हें नकदी फसलें भी कहेंगे। तो अर्थात दूसरी हमारी जो फसलों का प्रकार है उसके 4 नाम हैं, व्यावसायिक, औद्योगिक, नकदी या मुद्रादायिनी। चारों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं कि ये वे फसलें जिनका उद्देश्य व्यवसाय के लिए या किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उस फसल को पैदा किया जाता है और जिससे खाद्यान्न के रूप में नहीं प्राप्त करके उसे सीधा मुद्रा प्राप्त करना, पैसा कमाना जिसका उद्देश्य होता है, उसे हम व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें, मुद्रादायिनी फसलें या नकदी फसलें भी कहते हैं, जिन्हें तुरंत नकद प्राप्त होती है। जैसे वर्तमान में इस क्षेत्र में हम देखते हैं तो सोयाबीन जो है वह एक नकदी फसल के रूप में हमारे सामने देखा जाता है। उसको हम खाते नहीं सीधे इसको, तो इसमें बहुत सारी खाद्यान्न और तिलहन फसलें भी ले सकते हैं। परंतु व्यावसायिक और औद्योगिक फसलों में हम देखेंगे कि इसमें सबसे मुख्य फसलें हमारे सामने कौन सी आती है, तो गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं इन्हें हम व्यवसाय की दृष्टि से, व्यवसाय करने की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से या हम उसको मुद्रादायिनी रूप में, नकदी फसल के रूप में देखते हैं। तीसरा हमारा आता है बागानी फसलें, जिसमें अपन देखते हैं कि चाय, कॉफी और रबर। बागानी मतलब वे फसलें जिनका उद्देश्य तो मुद्रा कमाना ही होता है, परंतु इसको बागानों के अंदर पैदा की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा चाय है, कॉफी है, रबर है, कहवा है। तो इस प्रकार से ये जो फसलें होती हैं वह बागानी फसलें कहलाती है। और जो अगली फसलों के रूप में फसलों पर आधारित अगली फसलें होती है वह होती है उद्यानिक फसलें, अर्थात वे फसलें जिनका उत्पादन हम उद्यानों के तहत, जिसमें सब्जियां रखी जाएंगी, अर्थात सीधे हम जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं वह हमारी उद्यानिक फसलें या उद्यान फसलें कहलाती है, जिसके अंदर हम हरी सब्जियों को क्या करते हैं, पैदा करते हैं और उसमें मुख्य रूप से मिर्च है, टमाटर है, विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृषि के विविध रूपों में हम ऋतु आधारित और फसल आधारित क्या देखेंगे, फसलें देखेंगे या कृषि देखेंगे, जिसमें ऋतु आधारित खरीफ, रबी और जायद हो जाएगी, और फसलों पर आधारित खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें, नकदी फसलें, मुद्रादायिनी फसलें, और तीसरी होती बागानी फसलें और चौथी होती उद्यान फसल। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक के अंदर ये 2 भाग को हमने ये याद कर लिए। अब टॉपिक के अंदर वापस से इन फसलों में ये जो फसलें हैं इनको हम अलग अलग रूप में पढ़ेंगे कि भारत में खाद्यान्न फसलों में हम देखेंगे गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। इन 4 फसलों को हम खाद्यान्न फसलों के रूप में, इनके लिए क्या भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, इनके लिए कौन से राज्य प्रथम है, कौन से द्वितीय है, कितने उत्पादन कर रहे हैं, कितना खाद्य हो रहा है, इस बारे में हम खाद्यान्न फसलों का। इसके बाद दलहन फसलें अर्थात जिनसे हम दालें बनाते हैं, उन फसलों में हम उड़द, मूंग, चना, अरहर, इनके बारे में कौन कौन से राज्य इसमें प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, इसका अध्ययन करेंगे। तीसरे रूप में हम देखेंगे वही बात वापस व्यावसायिक, औद्योगिक, मुद्रादायिनी या नकदी फसलें, जिनमें हम गन्ना, कपास और जूट, इन तीनों फसलों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनके संबंध में भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, कौन कौन से राज्य देश के अंदर इस फसल को उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान रखते हैं। और इसके अलावा वापस पढ़ेंगे कि
तिलहन फसलों में जिनसे तेल प्राप्त होता है, जिसमें अपन देखेंगे मूंगफली है, सरसों है और अन्य जो तिलहन फसलें उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि इनके लिए भी भारत में कौन कौन से राज्य प्रथम द्वितीय तृतीय। तो इस प्रकार से हमारा अगला पार्ट का जो बिंदु होगा वो होगा कि भारत में जो फसलें हैं जिनमें खाद्यान्न, व्यावसायिक, तिलहन और दलहन, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और फिर हम पार्ट में देखेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वापस वही बात यहाँ पर जो योगदान वाली बात है कि भारत की जो सकल घरेलू उत्पादन में 13.7% का जो योगदान हो रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर, आय के अंदर, वो किस प्रकार से हो रहा है या किन रूपों में हो रहा है। अर्थात हमारे सामने वो प्रश्न आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, किन किन रूपों में हम कृषि या भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान है। और इस प्रकार से एक छोटा सा लेसन है जिसको हम अच्छे से पढ़ के इसके सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।